गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास को, जिसमें हम अकबर को पढ़ रहे हैं। अकबर की चर्चा हम कर रहे हैं। अकबर की चर्चा करते हुए हमने अकबर के आरंभिक जीवन, उसकी आरंभिक कठिनाइयों की चर्चा कर ली है, जिसमें हमने पानीपत के प्रथम युद्ध की चर्चा कर ली है। उसके बाद पर्दा शासन का जो समय था उसमें अकबर की क्या स्थिति थी वो हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद जो है अकबर के उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की हमने चर्चा कर ली है, और दक्षिण भारत में अकबर के साम्राज्य विस्तार की हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर की राजपूत नीति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर की राजपूत नीति, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। ये राजपूत नीति क्या थी? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने बात की है अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में, तो उसमें हमने देखा है कि उसने अपने उत्तर भारत में राज्य की वृद्धि के लिए, राज्य के प्रसार के लिए विभिन्न राज्यों पे आक्रमण किए, अभियान किए, उनको जीता। लेकिन सारे ही राज्यों पे उसने आक्रमण करके उनको अपने साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया, अपितु कुछ एक ऐसे राज्य थे जिनमें उसने अपने दूत भेजे, संधि प्रस्तावों को लेकर के, शांति प्रस्तावों को लेकर के दूतों को भेजा। और उन दूतों के द्वारा के माध्यम से अकबर द्वारा भेजे गए शांति प्रस्तावों को जब आगे के जो शासक, सामने वाला जिसके पास शांति प्रस्ताव भेजा गया था, उन्होंने स्वीकार किया, तो इस प्रकार से अकबर और सामने वाले शासक, प्रतिद्वंदी शासक के बीच में मित्रता स्थापित हो गई, और मित्रतावश जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करके जो है उसके साम्राज्य का वो क्षेत्र हिस्सा बन गया। तो यही हुआ राजपूतों के साथ भी। उत्तर भारत में राजपूत जो है 15वीं शताब्दी से ही, यदि हम देखें 15वीं शताब्दी की शुरुआत से ही राजपूत शक्ति मुख्य भूमिका निभा रही थी। हिंदू धर्म की एक मुख्य प्रतिनिधि के रूप में राजपूत लोग जो है हिंदू लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे थे। वो भी भारत में जो है हिंदू राज की स्थापना करना चाहते थे, और हिंदू राज की स्थापना के लिए समय समय पर उनको प्रयासरत हमने देखा भी है। जैसे कि अफगानों के समय से ही वो जो है कोशिशें कर रहे थे। उसके बाद जब बाबर भारत में आया तो उसके साथ भी हमने देखा कि कैसे बाबर के साथ भी राजपूत शासकों के गठबंधन के रूप में, उन्होंने गुट के रूप में इकट्ठे होकर के, एकजुटता दिखा करके बाबर का सामना किया। उसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे हुमायूं ने भी अपने पिता के करकदमों पे चलते हुए उनसे मित्रता का कोई खास रुझान नहीं दिखाया, और वो भी जो है उसके खिलाफ ही, राजपूतों के खिलाफ ही रहा, और वैसे ही उनके खिलाफ अभियान करके उनको जीतने की कोशिश की, उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की। तो ये सब हमने देखा है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि राजपूत शक्ति जो उत्तर भारत की एक मुख्य शक्ति थी, उत्तर भारत में वो इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के हिंदू राज लाना चाहते थे। तो उनको कैसे अपने साथ मिलाया जाए और किस प्रकार से जो है उनको अपने साथ मित्रतावश मिलाया जाए, या फिर उन पे अभियान करके मिलाया जाए, या फिर उनको वैवाहिक संबंध स्थापित करके मिलाया जाए। तो ये जो सोची समझी जो कूटनीतिक चाल थी, इस चाल को ही जो है अकबर की राजपूत नीति कहा गया। अकबर ने राजपूत नीति के तहत विभिन्न राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मित्रता प्रस्ताव भेजे, शांति प्रस्ताव भेजे, संधि की, और यहाँ पे करद के राज्य के रूप में उसको वहाँ का राजा रहने दिया। उसने जो है विभिन्न तरीके अपनाए, विभिन्न तरीकों से उसने ये कोशिश की कि भारत में वो मुगल सत्ता का, मुगल वंश का जो है प्रसार कर सके और अपने साम्राज्य का प्रसार कर सके। इसके लिए अकबर के द्वारा जो कोशिशें की गई,
राजपूतों के साथ संबंधों को मधुर बनाने की, उनके साथ संबंध कायम करने की, उसको ही राजपूत पॉलिसी कहा गया। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में अफगान, मराठा और आगे जो क्षेत्रीय जो वंशों का जैसे उदय हुआ, पीछे हमने देखा कि सूर्यवंश था अफगानों के रूप में, उससे पहले जो है लोधी वंश था, और इस प्रकार इनके आपसी संघर्ष आपस में चलते रहते थे। लेकिन राजपूतों की भी अपनी ही सत्ता थी, पैठ थी। राजस्थान के एरिया में उनका गढ़ था, राजपुताना का जो एरिया था सामरिक दृष्टि से महत्व रखने वाला एरिया था, और वहां पे विजय हासिल किए बिना कोई भी शासक मालवा या गुजरात प्रांत में नहीं घुस सकता था। तो मालवा और गुजरात प्रांत पे जैसे ही कब्जा करने की अकबर ने सोची, तो वहां राजपुताना से होकर उसको मार्ग चाहिए था, वहां से गुजरना था। तो यहाँ पे उसने अपनी कूटनीतिक वश और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कुशल शासक की तरह सोचा, और उसकी सोच जो थी एक मैत्री संबंध स्थापित करके या वैवाहिक संबंध स्थापित करके विभिन्न राजपूत राजाओं को अपने साथ एक मनसबदार के रूप में, सूबेदार के रूप में या क्षेत्रीय राजा के रूप में उसने उनके राज्य को सौंप दिया, और वो जो है क्षेत्र अकबर के अधीन, अकबर के साम्राज्य का हिस्सा माना जाने लगा। तो इस प्रकार से उस स्थिति को जो है राजपूत पॉलिसी कहा गया, राजपूत नीति कहा गया। तो राजपूतों के प्रति अकबर का क्या रुझान था? उससे पहले के जो दो शासक थे उनके बारे में हमें पता ही है कि उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, ना तो बाबर ने कोई कोशिश की कि वो मैत्री संबंध राजपूतों से बनाए और मित्रता का व्यवहार करे या संधि प्रस्ताव भेजे या उनको अपना संरक्षण दे, करद के रूप में जो है करद राज्य के रूप में राजपूत राज्य को रखे। बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने हुमायूं का भी देखा। हुमायूं ने भी जो है अपने पिता की ही बातों का अनुकरण किया। उसने भी कोई खास अपनी जो दिमागी जो तर्क शक्ति थी उसका यूज नहीं किया। एक शासक की जो अच्छी कूटनीति का उसने परिचय नहीं दिया, और उसने भी जो है राजपूतों के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता स्थापित करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही अकबर का समय आया, अकबर ने कोशिश की शुरू से ही कि क्यों ना राजपूतों को, जो कि एक हिंदू सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को किस तरह से मात दी जाए, ये सोच करके जो है उसने विभिन्न राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मित्रता संबंध स्थापित किए, और यहाँ पे विभिन्न राजपूतों से उसने संधि प्रस्तावों के द्वारा जो है मित्रता कर ली, और करद राज्य के रूप में जो है उनको क्षेत्रीय राजा वहां का रहने दिया। बहुत सारे जो राजपूत क्षेत्रों पे जब अकबर का आधिपत्य हो गया, तो उनको जो है ऊंचे पद, राजघरानों में ऊंचे पद दे दिए गए, सूबेदार के पद दे दिए गए, मनसबदार बनाया गया उनको। बात कर सकते हैं उसमें हम मानसिंह की, बीरबल की बात कर सकते हैं, तो जो उसके नवरत्नों में थे। तो इस प्रकार से हम जो है अकबर की राजपूत नीति आज पढ़ रहे हैं। तो जो ये अकबर ने विभिन्न जो अपनी मंशाओं को संतुष्ट करने के लिए उसने राजपूतों के प्रति ये नीति अपनाई थी, तो उसको वो कैसे सफल कर पाया, और उसको अपनाने के लिए भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। नहीं तो उससे पहले के जो बादशाह थे, बाबर था या हुमायूं था, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की राजपूतों के प्रति कोई भी जो ऐसे मधुर संबंध बनाने की, मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की। वो भी तो ऐसा कर सकते थे, अकबर ने ही ऐसा क्यों किया? तो उसके कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, और उन कारणों को जानना सबसे पहले जरूरी है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण से अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की सोची, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने की सोची, और आगे फिर उसका जो है क्या रहा, क्या जो है प्रक्रम रहा, फिर उसके बाद उनकी क्या विशेषताएं रही। तो वो चीजें हम बाद में अध्ययन करेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकबर ने राजपूत नीति जो अपनाई थी, उस राजपूत नीति के कारण क्या थे, राजपूत नीति अपनाने के कारण क्या थे। राजपूत नीति के बारे में क्लियर है कि राजपूत नीति वो थी जिसमें अकबर ने विभिन्न तरीकों से, विभिन्न उपायों के द्वारा राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किए, चाहे वो मित्रतावश संबंध स्थापित किए थे, चाहे वो शांति प्रस्ताव भेजकर उनको उनके साथ एक शांति संधि की थी, समझौता किया था, चाहे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने राजपूत राजाओं की पुत्रियों के साथ विवाह करके उन राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। तो जो
इससे अलग थे जो राजा, उनके साथ उसने विभिन्न अभियानों के द्वारा उनके क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य का हिस्सा बनाया था। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीकों के द्वारा, विभिन्न प्रक्रमों के चलते अकबर ने राजपूतों के राज्य को अपने राज्य का हिस्सा बनाने के लिए जो कोशिशें की, उसको जो है राजपूत नीति कहा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजपूत नीति के क्या कारण रहे। सबसे पहले इसके कारणों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे पहला कारण है स्थायी मुगल शासन स्थापना की इच्छा। स्थायी मुगल शासन स्थापना की इच्छा। स्टूडेंट्स, जैसे कि राजपूतों के विषय में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी बीच बीच में हासिल कर ली है कि राजपूत जो है एक खुले विचारों के व्यक्ति होते हैं, एक आजाद जाति होती है जो अपने आप पर किसी अन्य प्रतिद्वंदी का ही लगा लो, प्रतिद्वंदी का तो कोई भी आवेश, कोई भी प्रतिद्वंदी सहन नहीं करता, लेकिन राजपूत एक खुले विचारों वाली, एक स्वतंत्रता पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली जाति थी, स्वतंत्रता प्रिय जाति थी, वचनबद्ध होते थे, वो वचन के पक्के होते थे और युद्ध प्रिय होते थे, वीर होते थे, साहसी होते थे, अपने स्वामी के प्रति भक्त होते थे। तो उनके होते हुए एक स्वतंत्रता प्रिय जाति के भारत में एक मुख्य भाग का संरक्षक होते हुए, मुख्य भाग के अधिपत्य के रूप में होते हुए अकबर का भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायी रखने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो रही थी। सबसे मुख्य कारण ये था राजपूत नीति का कि भारत में अकबर स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, और वो ऐसा राजपूतों को हराए बिना नहीं कर सकता था, और इतना भी वो सक्षम नहीं था कि हर एक व्यक्ति के साथ वो युद्ध लड़े और हर एक व्यक्ति के साथ युद्ध लड़ करके वो युद्ध जीत भी ले। हालांकि युद्धों में हार जीत तो निश्चित है, क्योंकि दो पक्ष जब लड़ते हैं उनमें से एक पक्ष जीतेगा और एक हारेगा। तो कौन हारेगा ये तो युद्ध की जो एट ए टाइम जो निर्णायक स्थिति हो उस टाइम ही पता चलता है, पहले उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल अनुमान होते हैं और वो अनुमान बहुत हद तक गलत भी साबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे ही लोगों के साथ जो एक राजपूत जो शक्ति थी, जो राजपूताना का एरिया था, पूरे राजस्थान का एरिया था, उसमें विभिन्न रियासतों के रूप में जो राजपूत राजा शासन कर रहे थे, छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा के रूप में जो शासन कर रहे थे, उनके राज्य को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाए बिना मुगल साम्राज्य की स्थायी स्थापना नहीं हो सकती थी। और पीछे के भी शासकों की यदि हम बात करें, चाहे वो बाबर था, चाहे हुमायूं था, उन्होंने भी कोशिश की कि वो जो राजस्थान के एरिए हैं उन पे, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसमें सफल ना हो पाए। तो यहाँ पे हम जो है बात कर सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थायी स्थापना के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध बनाने की सोची। वो मधुर संबंध बनाना चाहता था जिससे राजपूत भी खुश रहें, वो उसके मित्र रहें, उसके हितैषी रहें, और उसके हितैषी रहते हुए वो मुगल साम्राज्य के प्रति जो है अपनी निष्ठा रखें, अपनी स्वामी भक्ति रखें, जिसके कारण जो है आगे स्थायी रूप से मुगल राज स्थापित हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोई ना कोई राजपूत राजा उठ खड़ा होगा और वो समय समय पे विद्रोह करेगा, और विद्रोह और दंगे होने से जो मुगल साम्राज्य है, पीछे जो हमने समय देखा कि 15 साल के लिए जो मुगलों का एक विखंडित होना, उनका पतन होना, प्रथम मुगल साम्राज्य का पतन होना, तो वो स्थिति अकबर दोबारा नहीं चाहता था। उस स्थिति से अपने आप को उबारने के लिए, उस स्थिति से निपटने के लिए जो है उसने स्थायी मुगल राज की स्थापना की कोशिश की और सोचा, और स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए उसने स्थायी मुगल राज्य की स्थापना के लिए राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण अच्छे संबंधों को अपनाना चाहा, जिसको जो है राजपूत नीति कहा गया। तो राजपूत नीति अपनाने का मुख्य कारण भारत में मुगल राज को, मुगल शासन को स्थायी रूप से
लागू करने की इच्छा थी, जो अकबर चाहता था। दूसरा जो मुख्य कारण था, राजपुताना का भौगोलिक सामरिक महत्व। राजपुताना का भौगोलिक महत्व। यहाँ पे राजपुताना का भी अपना एक महत्व था। राजपुताना का अपना भौगोलिक महत्व था। सामाजिक दृष्टि से भी राजपुताना काफी महत्व का स्थान था। तो अकबर ने सोचा कि राजस्थान का जो एरिया था, राजपुताना का जो एरिया था, उस पे अपना प्रभाव जमाए बिना, उसको अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाए बिना मुगल राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, मुगल राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करना, मुगल राज्य के साम्राज्य का विस्तार करना जो है संभव नहीं था। दूसरा, मालवा प्रांत में जाने के लिए जो मार्ग था वो राजपुताना से होकर ही जाता था, और गुजरात में यदि उसको जाना है तो यहाँ राजपुताना से होकर ही वो मार्ग जाता था। तो मालवा और गुजरात को जो है अकबर जीतना चाहता था। मालवा पे जीतने के लिए जैसे सबसे पहले उसने अभियान किया था, उसको जीत भी लिया था। फिर यदि वो गुजरात जाना चाहता था तो उसको राजपुताना से ही गुजरना था, और उसके लिए राजपुताना का अकबर के कब्जे में होना बहुत जरूरी था। तो राजपुताना का एरिया राजस्थान में राजपूतों का गढ़ था, और भौगोलिक दृष्टि से महत्व रखने वाला स्थान था, सामरिक महत्व रखने वाला स्थान था। तो इस पे अकबर का आधिपत्य होना बहुत जरूरी था। यदि वो मुगल राज को स्थायी रूप से जो है स्थायित्व देना चाहता है, मुगल शासन को स्थायी रूप से स्थापित करना चाहता है भारत में, तो राजपुताना पे अकबर का आधिपत्य जरूरी था, जिसके लिए जो है राजपुताना की ओर अकबर ने देखा। और राजपुताना का भौगोलिक महत्व भी था। मालवा प्रांत को जीतने के बाद गुजरात में यदि वो जाना चाहता था विजय के लिए, तो उसको वहां से ही जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है उसने देखा कि क्यों न राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाएं, जिससे कि राजपूत भी खुश रहें, उसका जो स्वप्न है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हों, और भारत में मुगल राज को स्थायित्व भी प्रदान करे। तो इसीलिए दूसरा जो कारण था मुख्य अकबर की राजपूत नीति का, वो था राजपुताना का महत्व। राजपुताना की जो जगह थी वो अपना उसका एक खास महत्व था, जिसके कारण से अकबर ने राजपुताना के एरिया को जीतने की सोची, राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाने की सोची। तीसरा जो मुख्य कारण था वो था मुगल अमीरों के प्रभाव को कम करने की इच्छा। मुगल अमीरों के प्रभाव को कम करने की इच्छा। तो यहाँ पे मुगल अमीर कौन थे? जैसे कि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है, पर्दा राज के समय पे भी हमने देखा है, बैरम खान के अकबर के संरक्षक के रूप में जो उसने समय बिताया है वो भी हमने बड़े अच्छे से अध्ययन किया है। तो उसमें हमने देखा है कि कैसे जो मुगल राज था उसमें उसके ही जो मुगल अमीर थे, मुगल अमीर घराने के जो उच्च अधिकारी थे, वो ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आदम खान की बात हम कर सकते हैं, जैसे कि उसने मालवा अभियान के लिए उसको भेजा, और फिर जो है वहां से लूटी गई सारी सामग्री को उसने अपने पास रख लिया। यहाँ पे शाही खजाने में जमा करवाने की उसने कोई कोशिश नहीं की, कोई उसने जो है ये अपना कर्तव्य नहीं समझा कि उस पे जो है राजा का हक है, उसका खुद का नहीं। तो यहाँ पे वो जो है षड्यंत्र कर रहा था, महामंगा का पुत्र आदम खान। तो यहाँ पे आदम खान की ही बात नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत से अमीर, जैसे कि दिल्ली के गवर्नर के रूप में जो है हुमायूं ने अपने एक विश्वासपात्र मित्र को वहां का गवर्नर बना दिया, और हेमू के डर से वो भाग खड़ा हुआ। यहाँ पे बैरम खान ने उसको जो है मौत के घाट उतार दिया था, ताकि दूसरे जो मुगल अमीर हैं वो अकबर के खिलाफ षड्यंत्र न रच सके और विद्रोह न कर सके। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मुगल अमीर थे,
जैसे कि माहम अनगा के विभिन्न रिश्तेदार जो चाहते थे कि राज घराने में उनको मुख्य पद प्राप्त हों, और महामंगा का अकबर पे काफी प्रभाव भी था। तो उसने काफी कोशिशें की कि उसका दामाद, उसके पुत्र जो है ऊंचे ऊंचे पदों पे हों, उनको ऊंचे पद का मनसबदार बनाया जाए, सूबेदार बनाया जाए। तो इस प्रकार से विभिन्न मुगल अमीरों के प्रभाव को कम करने की भी अकबर की इच्छा थी, और ये वो तभी कर सकता था जब एक अच्छी युद्ध प्रिय स्वामी भक्त जाति उसके आदेशों के जो है पालना करे और उसके साथ खड़ी हो। और वो जो है अगर एक वीर जाति, एक वीर संगठन उसके साथ होगा, तो वो दरबार में जो मुगल षड्यंत्रकारी हैं, जो उसके खिलाफ उसके बचपन से ही लेकर के षड्यंत्र रचते आए हैं, उनको वो बड़ी आसानी से दबा सकेगा। तो यहाँ पे अपने मुगल सरदारों के षड्यंत्रों को दबाने की इच्छा के कारण भी राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना अकबर चाहता था। तो अकबर की राजपूत नीति अपनाने का मुख्य कारण था मुगल अमीरों के प्रभाव को कम करना। उसने कोशिश की कि वो राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बना करके आगे मुगल अमीरों के प्रभाव को कम कर दे। उसके बाद था अफगानों पर नियंत्रण। अफगानों पर नियंत्रण, यहाँ पे अफगान, जैसे कि हमने बात की है, अफगान शासक सूर राजा जो थे, उनमें अभी आदिल शाह सूर की जो हाल ही में मृत्यु हुई थी, हमने बात की है पीछे की आदिल शाह सूर की मृत्यु हो गई थी। और अकबर के मुगल राज की दोबारा स्थापना के बाद ऐसा हुआ था, और उसकी मृत्यु के बाद अब उसका पुत्र जो है वो संगठित हो रहा था और वो संगठन बना रहा था। तो उसने क्या किया, वो बंगाल और बिहार से तो उसको खदेड़ दिया गया, गुजरात में जा करके फिर उसने जो है संगठित अपने जो कुछ एक लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया, और गुजरात के शासक से भी जो है उसके पक्ष लेने की गुहार लगाई। तो यहाँ पे अब जो है उसका आदिल शाह सूर का जो पुत्र था वो अब अकबर के लिए एक खतरा बन सकता था। दोबारा से उसका जो स्वप्न था अफगान राज की स्थापना करने का और एक सूर राज की स्थापना करने का, तो उसके लिए वो विद्रोह कर सकता था, अकबर के मार्ग में वो रोड़ा ला सकता था, रोड़ा बन सकता था। तो यहाँ पे अफगानों पे नियंत्रण चाहता था अकबर, पूरी तरह से उसका अफगानों पे नियंत्रण हो। इसके लिए भी वो चाहता था कि एक युद्ध प्रिय विश्वसनीय जो दल है वो उसके साथ हो, वो उसका संगी हो, उसका साथी हो, और मुसीबत में वो खतरे की जो घड़ी है उसमें उसके साथ खड़े हों। तो इसीलिए भी जो है आन बान के पक्के होने के कारण, स्वतंत्रता प्रिय होने के कारण, वचनबद्ध होने के कारण राजपूतों के साथ अकबर ने संबंध बनाने की सोची, ताकि वो विभिन्न लड़ाकू जो जातियां हैं या जो लड़ाकू वंश हैं, विद्रोही करने वाले हैं, जो विद्रोह को भड़काने वाले हैं या विद्रोही व्यक्ति हैं, उनपे अकबर जो है काबू पा सके। आगे है सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे अकबर के पास अब एक स्थायी सेना का अभाव था। जैसे कि हमने देखा कि अकबर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध लड़े, और इतने युद्धों को लड़ने के बाद ज्यादातर युद्ध उसने जीते भी। तो उसमें कोई भी युद्ध है उसमें जन धन की हानि तो होती ही है, दोनों तरफ से सैनिक मरते हैं, चाहे वो युद्ध कोई भी पक्ष जीते, जन धन की हानि दोनों ही पक्षों को सहन करनी पड़ती है, ये लाजमी सी बात है। तो यहाँ पे अकबर ने विभिन्न युद्धों को जीता जिसमें उसकी सैनिक शक्ति को काफी आघात लगा था, और अकबर चाहता था अब कि वो जो है एक अच्छी स्थायी सेना का भी मालिक हो। तो यहाँ पे साम्राज्य विस्तार के साथ साथ एक अच्छी और स्थायी सेना की जो उसकी आवश्यकता थी वो भी अब बढ़ गई थी। तो उसके लिए उसने राजपूत कुशल योद्धाओं की ओर देखा कि यदि राजपूतों के साथ उसके अच्छे संबंध हो जाए तो उन अच्छे संबंधों के चलते
राजपूतों से उसको अच्छी सेना की प्राप्ति हो सकती है यदि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और सैन्य सेवा के बदले में या फिर उनको जो है कुछ एक ऊंचा पद दिया जाए तो वो सैनिक सहायता उसको जरूर देंगे। और राजपूतों की जो सेना है वो काफी कुशल और वीर मानी जाती है। तो यहाँ पे सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अकबर ने राजपूत नीति अपनाने की सोची थी। राष्ट्रीय सद्भावना की नीति की सफलता के लिए, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि भारत जैसे देश में उस समय पे हिंदू और मुस्लिम दो कौम थी, यानी कि छोटे छोटे और क्षेत्र हैं, जैसे कि इनके अलावा हम सूरों की बात करें, अफगानों की बात करें, या फिर बाद में जो सिखों का भी उदय हो गया था, मराठों का भी उदय हो गया था आने वाले समय में। बट अब जो मुख्य जो कौम थी हिंदू और मुस्लिम दो कौम थी, उन दोनों कौमों में आपस में जो है धर्म को लेकर के या फिर कोई भी मुद्दा है सत्ता को लेकर के, धर्म और सत्ता ही उस समय का मुख्य मुद्दा था, तो उसको लेकर के वो दोनों कौमें आपस में लड़ती रहती थी। और उन दोनों कौमों में ही आपस में कैसे सद्भावना सद्विचार हो और आपसी जो संबंध हो वो मधुर हो, उसके लिए सबसे पहले जो है अकबर ने जब सोचना शुरू किया तो उसके दिमाग में यही आया क्यों ना उनको मित्र बना लिया जाए, उनसे जो है वो हिंदुओं का भी जो विश्वास है वो प्राप्त कर लेगा और हिंदुओं का विश्वास जीतने के बाद जो है उसकी जो इच्छा है स्थायी मुगल राज की वो भी पूरी हो जाएगी, हिंदू भी जो है उसके मित्र बन जाएंगे और यहाँ पे किसी भी विद्रोह का जो खतरा है वो भी टल जाएगा। तो राष्ट्रीय सद्भावना के उद्देश्य से भी उसने ऐसा किया और दोनों ही कौमों के मिलने से एक नया समाज, एक मिली जुली संस्कृति उस समय के लोगों को मिली और लोगों का जो जीवन था वो भी सुलभ हो गया। एक और कारण था व्यक्तिगत कारण, जैसे कि अकबर के जन्म के बारे में हम स्टूडेंट्स बात करें, व्यक्तिगत कारण भी था अकबर की राजपूत नीति अपनाने का। ये कारण मुख्य रूप से काफी महत्वपूर्ण भी रहता है। हमें पता है कि जब अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, तो राणा वीरसाल के महल में हुआ था। राणा वीरसाल एक राजपूत शासक थे, हालांकि हुमायूं के अच्छे मित्र थे और अकबर का जन्म एक राजपूत महल में होना, वहां पे साल भर वो रहा। उसके बाद जैसे कि कामरान उसको उठा के ले गया, फिर हुमायूं ने उसको वापस प्राप्त कर लिया, फिर वो दोबारा से उसको ले गया। तो ऐसे ही जब वो वापस आता था या फिर उसके जन्म का जो समय था, यहाँ पे एक उसको उसके पिता के द्वारा भी बताया गया, उसकी माता के द्वारा भी बताया गया। उसको बाद में जब ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ कि उसका जो जन्म है वो एक राजपूत शासक के महल में हुआ है, तो उसको वहां से भी काफी लगाव था। व्यक्तिगत कारण यही था राजपूत नीति अपनाने का कि उसका जन्म ही एक राजपूत शासक के घर हुआ है। तो राजपूत जो है वो उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं, उनसे यदि अच्छे संबंध बनाए जाएं तो उसके अच्छे सहयोगी और अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं और उसके लिए स्थायी राज की स्थापना का जो स्वप्न है उसको साकार करने में मुख्य भूमिका भी अदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सब बातों के चलते अकबर ने राजपूत नीति अपनाई और ये राजपूत नीति थी उसके द्वारा विभिन्न राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध अपनाना, मित्रता का संदेश भेज करके उनको मित्र बना लेना, अपने अधीन जो है उनके राज्य को स्वीकार करके उनको शाही घराने में शाही जो ऊंचे पदों पे तैनात कर देना, उनको मनसबदार बना देना और उनके साथ जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, जिनकी इच्छा ही नहीं है मुगल शासक का सहयोगी बनने की, उनके साथ विभिन्न अभियानों के द्वारा उनको जीत लेना। तो ये विभिन्न तरीके थे जिसके द्वारा अकबर ने राजपूतों के प्रति जो राजपूतों को अपने साथ मिलाने के लिए जो तरीके अपनाए उनको ही राजपूत नीति कहा गया। राजपूत नीति अपनाने के विभिन्न कारणों की आज हमने चर्चा की है। तो आप ये कारण राजपूत नीति के जो अकबर ने राजपूत नीति अपनाई उसके जो कारण हमने पढ़े हैं, तो इनको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम राजपूत नीति का जो विकास है वो देखेंगे कि कैसे उसने विकास किया, किन किन राजाओं के साथ उसने कौन कौन से तरीके से अच्छे संबंधों की रचना की और उसके बाद जो है उन संबंधों की क्या विशेषताएं रही, राजपूत नीति की क्या विशेषताएं रही, उसका हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।